जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का रेलवे के बेस्ट प्लेटफॉर्म रियल कॉन्सेप्ट गुरु पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, अगर आप रेलवे की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस के लिए बेहतरीन सेशन यहाँ पे चलता है रियल कॉन्सेप्ट गुरु पर। तो ज़रूर से ज्वाइन करिए लाइव क्लास को, आपको बहुत मज़ा आएगा। साथियों, आपको पता है कि आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन और जेई का एग्जाम एक महीने में लगा हुआ है। इसलिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है ना। उस सीरीज में हम जितने भी नए क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन को संकलित करके है ना मैराथन के रूप में लेके आ रहे हैं। है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ महा मैराथन का 1, यानी पहला दिन है, लाइव चल रहा है, बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। महा मैराथन रोज रात में 8 बजे। महा मैराथन रोज रात में 8 बजे। 30 दिन बचा हुआ, 30 दिन में 30 मैराथन कराएंगे। मान के चलिए पूरा का पूरा पेपर इस 30 दिन में आने वाला है, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर को और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को, लेटेस्ट क्वेश्चन को हम टच करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। आज की क्लास में जितना भी सवाल हमने लिया हुआ है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एएलपी के हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को संकलित किया गया है। और रेलवे के किसी एक एग्जाम में कोई क्वेश्चन बना है तो ये मत बोलना कि उसी का है, वो कहीं भी बन सकता है। एलपी का क्वेश्चन ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, जेई में कहीं बन सकता है, और किसी का क्वेश्चन कहीं बन सकता है, तो परेशान मत होइएगा। साइंस से कहीं है, परेशान नहीं होना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार सारे बच्चे लाइक का बटन दबा देंगे और बता देंगे सर हम लोग रेडी हैं। रात में 8 बजे रोज हमारी क्लास चल रही है बेहतरीन तरीके से। चलिए, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, है ना। बाकी सब लोग बेहतरीन तरीके से लाइक का बटन तो दबा ही सकते हैं। रियल कॉन्सेप्ट गुरु ये आपका टेलीग्राम चैनल है। क्लास के बाद कल का भी पीडीएफ आपको मिल गया था, और आज का भी पीडीएफ आपको रियल कॉन्सेप्ट गुरु टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ज्वाइन जरूर करिएगा जाकर के टेलीग्राम, है ना। आइए चलते हैं सवालों की तरफ। सर, पहला सवाल हमारे पास देखेंगे जो आता है, बेहतरीन है। हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है कि कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। Cu+O2 CuO। सर, एक किस प्रकार के रिएक्शन का उदाहरण है? सर, किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, किस प्रकार के रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जरा बताएंगे। सोचिएगा, विचारिएगा। नहीं, ज्यादा सोचना विचारना नहीं है, समझ जाना है। हमारे पास सर दिया हुआ है क्या? कॉपर। कॉपर का रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं बाबू, तो क्या बन जाता है सर? कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है साथी। हाँ सर। अब देखिएगा सर, इसको बैलेंस किया गया है, डायरेक्टली बैलेंस करके यहाँ पे दिया हुआ है सर। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई कर, कॉपर 2 हो जाएगा, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बना कि नहीं, बैलेंस हो गया। इस वाले पार्ट को बोलते हैं बाबू रिएक्टेंट, अभिकारक। क्या बोलते हैं सर? इस वाले पार्ट को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं साथी? अभिकारक। और इसको बोलते हैं उत्पाद। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। यानी कि कॉपर और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट। इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं सर। और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं सर? प्रोडक्ट, यानी कि बोलते हैं उसे उत्पाद। यहां तक की बातें क्लियर। अब आपने टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़ा होगा सर। क्या पढ़ा है सर, बताइए। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। जैसे मैं बताऊं अगर आपको, ए बी से मिल करके अगर सी बन रहा है सर, तो यानी कि दो रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है सर। इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं सर? इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं सर? सर, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं साथी? सर बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं साथी? सर बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सारे बच्चों का जवाब बेहतरीन आ रहा, मतलब मजा आ गया। जवाब आना भी चाहिए। जवाब न भी दोगे भाई तो कभी दोगे। हाँ सर, अभी देंगे जवाब, न भी दोगे तो कभी दोगे। चलिए, बातें क्लियर। एक बार सारे बच्चे बता दें कि हाँ सर, कि संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपघटन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है सर? डिकम्पोजिशन। ये उसका उल्टा होता अपघटन, इसका जस्ट उल्टा अपघटन होता डिकम्पोजिशन। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। डबल विस्थापन अभिक्रिया, यानी 2 बार विस्थापन हो रहा है ना। आयन एक्सचेंज अभिक्रिया भी कहते हैं। विस्थापन मतलब कि एक बार क्या एक दूसरे को विस्थापित कर दे। ठीक, चलिए। सर, हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ गया, बेहतरीन न्यूमेरिकल है। क्या दूसरा सवाल है हमारा, 10 सेकंड के लिए प्रतिरोध 1000 ओम के एक प्रतिरोधक पर 50 वोल्ट का संभावित अंतर लागू
किया जाता है, सर्किट में उत्पन्न ताप की मात्रा क्या होगी? ये विभवांतर होगा यहाँ पे, है ना, विभवांतर लिखिएगा, विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ये बात ध्यान रखिएगा, ये अंतर नहीं है, विभवांतर है। और पूरा पीडीएफ आपको रियल कॉन्सेप्ट गुरु टेलीग्राम चैनल, जाओ अभी सब लोग ज्वाइन कर लो। ये जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है ना, ये मान के चलो कि बहुत रामबाण साबित होगा। 30 दिन चलेगा, 30 मैराथन चलेगा और बहुत बेहतरीन चलेगा। और 30 दिन जो पूरा देख लिया वही ना सवाल पूरा का पूरा एग्जाम में करके आएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जा करके टेलीग्राम जाके सब लोग ज्वाइन करें पहले अभी, ठीक है। चलिए, कह रहा है सर सर्किट में उत्पन्न ताप की मात्रा, सर हीट एनर्जी की बात कर रहा है सर, हीट एनर्जी की यानी बात कर रहा है, यानी कि एनर्जी की ही बात कर रहा है। और एनर्जी इज इक्वल टू है सर पावर इनटू टाइम, और एनर्जी इज इक्वल टू होता है सर, एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। क्या होता है सर? सर पावर इनटू टाइम होता है सर। इसका मतलब सर पावर इज इक्वल टू होता है सर वी स्क्वायर बटे में आर हो जाएगा, है ना, इनटू टी। सॉरी, ये एनर्जी डायरेक्ट निकाल लो ना, एनर्जी निकालो डायरेक्ट। यानी एनर्जी हम निकाल सकते हैं सर किस फॉर्मूले से सर, वी स्क्वायर बटे में आर इंटू टी। क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है, वो वी स्क्वायर बटे में आर होता है। पावर के 3 फॉर्मूले कल की क्लास में बताया था, इससे रोज क्लास लिया करो, एक क्लास दूसरे के पूरक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे सवाल मैं आज पढ़ाऊंगा, कल के सवालों में बहुत ज़्यादा यूज होगा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आज बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। हमने कल बताया सर पी इक्वल टू वी आई, ये पावर का पहला फॉर्मूला। पावर का दूसरा फॉर्मूला सर वी की वैल्यू रख दो, वी इक्वल टू आई आर होता है सर, तो क्या हो जाएगा सर, आई आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। और पावर का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, आई की वैल्यू रख दो, आई इक्वल टू वी बटे में आर होता है, तो वी स्क्वायर बटे में आर हो जाएगा। यानी कि तीसरा फॉर्मूला हमारा पावर का हो जाएगा। ये सब बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटे में आर इंटू टी हो जाएगा। तो एनर्जी कितना हो जाएगा साथी, मेरे साथी बता देंगे जल्दी सर। सर एनर्जी बराबर हो जाएगा सर, हाँ सारे बच्चे बताएं जल्दी जवाब दो, कितना सर, 50 × 50, है ना, बटे में कितना, 1000, गुणे टाइम कितना दिया है बाबू, 10 सेकंड दिया हुआ है, 1 2 1 2 1 1, कितना हो जाएगा सर, सर 25 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथी, 25 जूल हो जाएगा। ऑप्शन कोई दिया हुआ है सर, ऑप्शन दूसरा वाला है, बी वाला है, एलपी का ओरिजिनल सवाल है। एक बार सारे बच्चे बता दें कि यहाँ तक की बातें क्लियर, यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी तो एक बार सारे साथी मेरे बता देंगे कि हाँ सर यहाँ तक की बातें क्लियर, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, सारे ओरिजिनल सवाल अभी एएलपी के हम करवा रहे हैं और हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, हर एक एग्जाम के लिए। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा रक्त के थक्के जमने में मदद करता है, रक्त के थक्के जमने में मदद करता है, एएलपी लेटेस्ट, एएलपी लेटेस्ट पूछा गया सवाल है, एएलपी लेटेस्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी का सवाल है, बेहतरीन सवाल है। एक बार देखते हैं कौन साथी हमारे बता रहे हैं, एक बार सारे बच्चे हमारे बताएंगे भाई। जल्दी बताएंगे, देखते हैं कौन सारा बच्चे बता पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जवाब सबका आना चाहिए, बहुत बढ़िया। लाइक का भी बटन दबा दो कम से कम, अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन भी दबा सकते हैं एक बार सारे बच्चे। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। सुनिएगा साथी, निम्न में से कौन सा रक्त के थक्के जमने में मदद करता है, जब किसी व्यक्ति को चोट लगता है, जब ब्लड निकलता है ना, तो ब्लड को रोकने में जो मददगार होता है सर, वो होता है आपके प्लेटलेट्स। कौन सर, प्लेटलेट्स, खून को बहने से रोकता है ये, है ना। रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। क्या बाबू, जो प्लेटलेट्स होती हैं बाबू, ये रक्तस्राव को रोकने में, रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, रोकने में मदद करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा सर।
जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी वजह से क्या होता है, खून का थक्का जम जाता है और कभी कभार चोट लग भी जाती है तो खून को बहने से जो रोकता है, देखो खून क्या है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होने लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ तक की बातें क्लियर? हाँ सर, यहाँ तक की बातें क्लियर। अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहा है किसी जनक जीव के शरीर पर विकसित होने वाले अंकुर से नए जीव के विकसित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसको डिस्कस किया था, है ना। इस सवाल को मैंने बताया था, एक बार सारे बच्चे खुद जवाब देने का प्रयास करेंगे, है ना। और लेटेस्ट सवाल है ये। क्या है बच्चा? सर ये लेटेस्ट सवाल है, ये बात ध्यान रखिएगा और देखते हैं किस बच्चे का जवाब आता है ये। जल्दी बताएंगे। सर वो जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं बाबू? उसे बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं? मुकुलन। अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हो हमको? क्या इसका कोई एग्जाम्पल बता सकते? आइए सर, एग्जाम्पल कोई बताएगा हमको? सर हाइड्रा और ईस्ट। सर हाइड्रा एवं ईस्ट। एक बार सारे बच्चे बता देंगे। यहां तक की बातें क्लियर हो गई? हाँ आइए। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ये बात ध्यान रखिए। ये मैंने दो पॉइंट इसलिए बता दिए कि ये आपको एग्जाम्पल देकर के पूछ सकता है ना। हाइड्रा हो गया और ईस्ट हो गया, इनमें मुकुलन के द्वारा ही क्या होता है, प्रजनन होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं सर। अगला सवाल हमारा बेहतरीन सवाल है सर। कह रहा है, क्या कह रहा है जरा सुनिएगा। सबको सवाल दिख गया होगा? एक बार प्रयास करो जरा सा। एक बार सारे बच्चे प्रयास करेंगे भाई। एक बार सारे बच्चे प्रयास करेंगे। सर सवाल हमसे कह रहा है एक एक डोबरिनियर के त्रय के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान इतना और इतना है, मध्य तत्व का अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? साथ ही डोबरिनियर साहब ने ये कहा था जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तीन तीन के ग्रुप में, तो पहले और तीसरे का जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा वो बीच वाले तत्व का, एटम का क्या होगा, उसके मास के बराबर होगा। जैसे इसने उन्हें कहा जब ए और बी को, ए बी और सी को उनके बढ़ते हुए क्रम में तीन तीन के ग्रुप में रखा जाएगा, है ना। अगर मान लो इसका एटॉमिक मास 2 है और इसका एटॉमिक मास क्या है, 4 है, तो जब इनका एवरेज निकालेंगे, जब ए और सी का एवरेज निकालेंगे बाबू, यानी 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को जोड़ करके, तो बीच वाले के मास के बराबर आ जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 3 आएगा। और इसका जो एटॉमिक मास होगा बी का 3 होगा। यही इन्होंने बताया था, है ना। हाँ सर, ये बात तो बताई थी सर। ये देखा जाए तो ये क्लोरीन का एटॉमिक मास है। किसका है बच्चा? सर क्लोरीन का है। और ये किसका है? सर आयोडीन का है। किसका है बाबू? आयोडीन का है। याद आ रहा है? एक बार सारे बच्चे याद आ रहा है? किसका है बाबू? आयोडीन का है। हाँ लगभग लगभग बताएंगे। अब क्लोरीन आयोडीन मिल गया तो सर इन्होंने एक ट्रिक बनाया था। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। किसका ट्राइड बनाया सर? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। आयोडीन का। सर इसका 35.5, इसका। जी। अब दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे बाबू, तो ब्रोमीन का ये 81.25 के आसपास लगभग लगभग ये आ जाएगा, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार सारे बच्चे बताएंगे यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? एक बार सारे बच्चे बताएंगे।
जल्दी बताएंगे भाई, आप लोग हम वेट कर रहे हैं। आइए, चलिए भाई, जवाब तो दे ही दिया है आप लोगों ने। हाँ सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? सर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, इसको पीओपी भी कहते हैं। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैसे बनता है सर? सर जब जिप्सम को हीट करते हैं, सर जिप्सम को जब हीट करते हैं सर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। और कितने टेम्परेचर पर हीट करते हैं बाबू, ये सवाल आपके एग्जाम में बना हुआ है, देखते हैं कौन बताता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना? कितने टेम्परेचर पर हीट करते हैं आप लोग बताइएगा। सर जिप्सम का फॉर्मूला होता है सर CaSO4 2H2O। सर जब इसको हम हीट करते हैं सर, तो क्या हो जाता है सर? सर जब हीट करते हैं तो, हाँ चलो ब्लैक वाला ले लो, सर टूटता है। CaSO4 ½ H2O, हाफ होता है कि कितना होता है सर, बताएंगे? ऐसे होता है, बताएंगे भाई? किस में टूटता है? जब CaSO4 2H2O को हम क्या करते हैं बाबू, बताओ? सर ½ H2O में टूटता है। हाँ, CaSO4 ½ H2O में क्या होता है, ये टूटता है। और हमारे पास आधा और बच जाता है ना? एक बार सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात सही है कि सर जिप्सम को जब गर्म करते हैं, CaSO4 2H2O को, तो अब इसको हटाता मैं थोड़ा सा, अभी थोड़ा अपने हिसाब से आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सर ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं, जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो क्या मिलता है बाबू? पीओपी मिलता है। अब आप लोग ऊपर छोड़ रहा हूं, देखते हैं कौन बच्चे हमारे बता पाते हैं। जल्दी बताओ भाई। चलो भाई, किसी का जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे प्रयास कर रहे हैं, बढ़िया बात है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, क्या? सर जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। आपसे पूछेगा किसको गर्म करते हैं और कितने टेम्परेचर पर, मैंने पूछा, किसने बताया नहीं, अभी जल्दी बताओ। जिप्सम को गर्म कर दिया सर, क्या मिला सर? पीओपी मिल गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या सर? CaSO4 ½ H2O में बनेगा, और वाटर जो बचेगा 1.5, है ना, यानी 1.5 गो उधर बच जाएगा। ये बातें क्लियरली समझ में आ गई, जरा बता देना। और इसका रासायनिक नाम भी पूछता है। यही तो यही तो आपका पीओपी हुआ भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही तो हुआ। हाँ सर, इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका केमिकल नेम अगर आपसे पूछेगा भी तो क्या बोलेंगे बाबू? केमिकल, सॉरी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, चीजों को बढ़िया से लेके चलना है, समझना है, ताकि हम भूल ना पाए। तो कौन सा हो जाएगा बाबू? CaSO4 ½ H2O। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? जल्दी बताएंगे भाई सारे बच्चे। क्लियर है तो एक बार ये बता देंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ें। चलिए, अगला सवाल। सर एक मशीन 300 सेकेंड में 1200 जूल का कार्य करती है, मशीन की शक्ति क्या है? छोटा सवाल है। हाँ सर, लेकिन स्टार लगाना सारे प्रीवियस ईयर के हैं, सारे पीवाई
निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? सर डिकम्पोजिशन का मतलब क्या? सर डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना। मांग रहे हैं चाबी? नीचे चल रहा, बोल रहे हो अभी क्लास ले रहे हैं सर, इसको थोड़ा साइड कर लीजिए। चलो भाई, उतार दीजिए उनको। आइए भाई, अभी कुछ थोड़ा सा बाहर कुछ लोग आ गए हैं, है ना? चलो भाई, है ना? अच्छा तुम लोग आओ, पॉइंट पे आओ, देखते हैं। सर डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना। बोला है निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया है? सर अपघटन का मतलब होता है टूटना। और किसी कंपाउंड को हम तोड़ सकते हैं तीन तरीके से। या तो हीट को पास करके, माने गर्म करके, हीट करके, या फिर लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करके। क्या कर सकते हैं बाबू? डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 mg प्लस O2, 2 MgO बना, तो एक प्रकार का कैसा रिएक्शन है बाबू? सर जो रिएक्शन हमारा है ये डिकम्पोजिशन यानी अपघटन अभिक्रिया, यानी कि अपघटन का मतलब मैंने क्या बताया? टूटना। ये देखेंगे बाबू एक प्रकार क्या हो जाएगा, ये क्या हो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया बन रहा है। ये संयोजन अभिक्रिया बन रहा है बेटा, ध्यान सुन लीजिएगा क्या बोल रहा है। सर ये संयोजन अभिक्रिया बन रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी देखो यहाँ पे जिंक है और H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या इसके साथ ये क्या कर रहा है बाबू? इसके साथ दोस्ती कर ले रहा है, यानी कि इसको रिप्लेस कर दे रहा है, H2 को हटा दे रहा है।
हेलो 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 हेलो। चलिए, आवाज बीच में कट गई थी क्या थोड़ी सी? एक बार बताएंगे? चलिए, आवाज अगर बीच में कट गई थी तो परेशान मत होइए, मैं एक बार और बता देता हूँ। हमारे पास वेवलेंथ लेमडा दिया हुआ है ना? और वेलोसिटी, बेग कह लो, चाल कह लो, जो भी कह लो, दिया हुआ है इतना। और एन बराबर हमसे फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहा है ना? अभी ये सवाल साउंड कटा है, इसके पहले तो था ही, है ना? चलिए, तो यहां से एक फॉर्मूला हमारे पास है क्या? v इजकल टू एन लेमडा। v इजकल टू एन लेमडा। टेक्निकल इशू कभी कभार हो जा रहा है कि साउंड ही गायब हो जा रहा है, बट ठीक है, अब तो आ रहा है ना, टेंशन मत लेना। v इजकल टू एन लेमडा। यहाँ हाँ, बिल्कुल मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ भाई। हाँ, साउंड खत्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशान आपको नहीं होना। ठीक, हाँ सर। v इजकल टू एन लेमडा, तो यहाँ से n बराबर v, एन इजकल टू क्या हो गया? v बटे लेमडा। v कितना? इतना है, इतना। तो 38/22। अब 38/22 कितना होगा? जल्दी से आप कैलकुलेट करके बताओ। अब तो आवाज आ रही होगी ना? जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा सर? 0.46। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब बच्चों का आ रहा है, मतलब दिल खुश हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले सवाल पर चलते हैं सर। अगला सवाल हमारा क्या है? एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? सर आपको पता है कि एटम के सेंटर में, सेंटर को जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, साथी बोलते हैं सर। और इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं बाबू? सर्कुलर पाथ में से घूमते रहते हैं, और जिस पाथ में घूमते हैं बाबू, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, सेल बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं, बहुत सारा नाम होता है। और इन्हीं को हम लोग जो नाम देते हैं बाबू, के, एल, एम और एन देते हैं, ऐसे करके जा। इसको 1 कह सकते हो, 2, 3, 4। और किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए सर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। ये क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है साथी, वो होता है 2n²। क्या होता है 2n²? एन का है नंबर ऑफ ऑर्बिट। सर पूछा है हमसे एम में, के, एल, एम, तीसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं? तो 2n की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे बाबू। 3 त्रिक 9 दूना 18, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है 18 आपके रह सकते हैं। ये बात यानी कितना हो जाएगा? बताएंगे साथी, अगर बातें समझ में आ गई हो तो बताएंगे। बहुत बढ़िया। आई, अगला कह रहा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी के मान किसके द्वारा दी गई? यहां पर बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है, लेकिन डाउट नहीं करना है आपको। डाउट करो गड़बड़। एक बार सारे बच्चे जवाब देंगे। सुनिएगा सर, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, नियम दिया। लेकिन जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक था, स्थिरांक था, उसका मान ज्ञात नहीं, लेकिन दिया था। जी का मान ज्ञात नहीं था, जी का मान ज्ञात नहीं था। यानी इतनी तो बातें समझ में आ गई बाबू क्या, कि न्यूटन बाबा ने अपना नियम दिया था, है ना? गुरुत्वाकर्षण नियम आप लोगों को डिटेल में बताया भी गया है, पढ़ाया भी गया है। लेकिन उस समय जी का मान ज्ञात नहीं था, उस समय जी का मान साथी ज्ञात नहीं था। दिया कितने, ज्ञात किसने किया? सर ज्ञात किया था आपका हेनरी कैवेंडिश साहब ने। किसने? हेनरी कैवेंडिश साहब ने किया था। हेनरी कैवेंडिश साहब ने किससे ज्ञात किया था? किसी को पता है? जरा किसी को पता है तो एक बार सारे बच्चे बताएंगे जरा सा। क्या तो
टार्सन बैलेंस प्रयोग, टार्सन वैलेंस, टार्सन वैलेंस प्रयोग द्वारा जी का मान ज्ञात किया, जी का मान ज्ञात किया। ये बात याद रखिएगा, ठीक है सर। हाँ सर। और यहां से सवाल आपको बनता भी है, जी का मात्रक पूछता है खूब। जी का मात्रक कितने बच्चों को पता? आपके रेलवे में हर एक एग्जाम में पूछा है चुका है, जी का मात्रक। सर जी का मात्रक बताएंगे, देखते हैं कौन सारे बच्चे हमको जी का मात्रक बता देते हैं। सर उससे पहले न्यूटन बाबा के नियम को जानना पड़ेगा। होता है सर एफ इजिकल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। ये न्यूटन बाबा का नियम है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम ये होता है सर, होता है सर, है ना। यहां से क्या हो जाएगा सर, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये g बराबर आपका निकल के आ जाएगा। जब g का फॉर्मूला हमने यहां से निकाल लिया बाबू, तो इसकी यूनिट भी बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। तो सर यूनिट भी बड़ा आराम से निकाल सकते हैं, कैसे जरा समझिएगा। हाँ, तो यूनिट भी बड़ा आराम से निकाल सकते हैं सर। हेलो 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 हेलो, बैटरी खत्म हो गई थी भाई, इसलिए बीच बीच में आवाज कट जा रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। चलो अगर नहीं सुनाई दे रहा था, कम से कम ये देख पा रहे थे ना। अगर आप नहीं सुन पा रहे थे तो कम से कम ये देख पा रहे थे, पहले ये बताओ। सॉरी फॉर दैट, है ना। बैटरी बीच में खत्म हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया, आज पता नहीं कैसा किस्मत है क्लास में। बट आपने देख पा रहे कि एसिड के ये गुण है, ये दिख रहा था ना। हाँ सर दिख रहा है, थोड़ा मैनेज कर लिया करो कभी कभी भाई, है ना। सॉरी फॉर दैट, ये हमारी भी गलती नहीं है ना, टेक्निकल इशू है। अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं सर, अम्ल जो होते हैं सर, सर स्वाद में खट्टे होते हैं। सॉर इन टेस्ट H प्लस आयन देते हैं जली विलयन में, ब्लू लिटमस को लाल करते हैं सर, पीएच वैल्यू 7 से कम होता है सर। तो हमसे यहाँ पर दिया क्या है सर, दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है, गुण नहीं है ये पूछा है हमसे सर। सर अम्ल का स्वाद खट्टा होता है तो बात सही है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है ये बात गड़बड़ है, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण भी बनाता है ये भी बात सही है,
अम्ल नीले लिटमस को ब्लू लिटमस को रेड करता, सही बात है, लेकिन कौन सा सर? ये स्वाद में कड़वा नहीं होता, ये तो गड़बड़ लिख दिया कि बी वाला ऑप्शन क्या है आपका गलत है, और गलत वाला ही हमें क्या करना है, सही करना है, जरा बताएंगे। क्लियर? अगले सवाल पे आते हैं सर। डॉट 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 की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। सर लोहे के ऊपर एक जो कोटिंग करते हैं जिंक की, है ना, यानी कि आयरन के ऊपर, एफ के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं, यानी लेपन, जिंक जिंक की कोटिंग ही गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वेनाइ जस्तीकरण भी कहते हैं, ही गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, भाई ध्यान रखना, गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। जिससे क्या होगा बाबू? सर स्टील बन जाता है आपका, क्या बन जाता है वो? स्टील। और इससे क्या होता है बाबू? ये नॉन कोरोसिव हो जाता है, ज्यादा कोरोजन नहीं होता है, संक्षरण नहीं होता है, मजबूत हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। इसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, है ना, जस्तीकरण। ये बात ध्यान रखिएगा, गैल्वेनाइजेशन। देखो जिस बच्चों को इंग्लिश से नफरत होगा भाई, देखो हिंदी में भी इंग्लिश वाला ही ऑप्शन दिया हुआ गैल्वेनाइजेशन, और ओरिजिनल सवाल एएलपी का है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सर जब हम आवर्त सारणी के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? सर जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये समझो जरा सा, एक हम बना लेते हैं क्या, कोई ग्रुप ले लेते हैं सर, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। सर जैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम क्या करते हैं सर, सर जैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, सर जैसे ही ऊपर के नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है बताइएगा? सर कोषों की संख्या बढ़ती है। क्या होती है साथी? कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। आइए, कोषों की संख्या क्या होती है, या समझिएगा। सर लिथियम है सर, ये 2,1 होगा। कितने कोष? 2 कोष हुए। 2 कोष, पहले में दो इलेक्ट्रॉन, इसमें एक। सोडियम में बाबू, सोडियम में क्या हो जाएगा? सर सोडियम का क्या हो सर? सर 281, यानी कितने कोष? 3 कोष। सर पोटेशियम की बात करेंगे हम, सुनिएगा ध्यान से। पोटेशियम की बात करेंगे सर, 2,881 हो जाएगा। यानी जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं बाबू, जैसे आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं सर, कोषों की संख्या क्या हो रही है सर? बढ़ रही है। इसमें कितने कोष? इसमें 2 कोष। इसमें कितने सर? 3 कोष, यानी सेल। और इसमें 4। यानी जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ क्या करते हैं, आते रहते हैं, तो क्या होता है बाबू बताएंगे? क्या होते रहता है बाबू? सर कोषों की संख्या बढ़ती रहती है। एक बार सारे बच्चे हमारे बता देंगे कि हाँ सर यहाँ तक की बातें क्लियर, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बता देंगे भाई? हो गया सर। कक्षा की संख्या घट जाती है? बिल्कुल नहीं घटती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है ना, कक्षा की संख्या बढ़ जाती है सर। हाँ, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या है, जरा सुनिएगा। सर तत्व ए, तत्व ए बी और सी डोबरिनियर के ट्रायड के रूप में व्यवस्थित है। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 और बी और सी का 39 है तो बी का। भाई डोबरिनियर के बारे में हमने बताया था आपको, क्या बताया सर? कि जब एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में रखा जाए उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में, तो पहले और तीसरे का जो एटॉमिक मास होगा उसका एवरेज निकालेंगे, बीच वाले का एवरेज निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास दिया है सर क्या? ए दिया हुआ है, बी और सी दिया हुआ है। सर ए बराबर हमारे पास कितना दिया है सर? ए बराबर दिया है हमारे पास 7, 7 दिया हुआ है सर। और सी बराबर कितना दिया हुआ सर? 39 दिया हुआ है। कितना? 39 दिया है। जब दोनों का एवरेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर?
एवरेज, यानी कि जब औसत निकालेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा सर, बीच वाले का एटॉमिक मास निकल करके आ जाएगा। तो एवरेज निकालेंगे क्या हो जाएगा सर, 39+7/2 यानी कि 46/2, इट कम्स आउट 23, यानी कि बी का जो एटॉमिक 23 होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, वन वाला। एक बार सारे बच्चे बताएंगे यहां तक की बातें क्लियरली समझ में आ गई क्या, एक बार सारे बच्चे, एक बार सारे बच्चे हमारे बता देंगे यहां तक की बातें क्लियरली समझ में आ गई क्या, एक बार सारे बच्चे हमारे बता देंगे क्या यहां तक की सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक वाला हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। सर अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, अगला सवाल हमसे पूछ रहा है सर 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा में कितनी होगी। भैया इसको मैं दे दूंगा आपको होमवर्क, इसको मैं दे दूंगा होमवर्क, इस सवाल में कुछ है नहीं। और देखते हैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता रहे हैं। अभी अभी बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी रहे होंगे, है ना। अगले सवाल पे कह रहा 4 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। जरा आप लोग बताने का प्रयास करिएगा साथी, कभी भी ध्यान रखिएगा जब भी न्यूमेरिकल आपको करना होगा, जब भी आपको न्यूमेरिकल करना होगा साथी, फॉर्मूले पर फोकस करिएगा। बिना फॉर्मूले के एक भी सवाल नहीं लगा पाएंगे, है ना। जैसे अभी कल हम पढ़ा रहे थे, एक बच्चे ने बोला कि सर F इजिकल टू यम, इतना छोटा सवाल आया था, बच्चे ने कहा इसका ट्रिक बताइए, एक बच्चे ने कहा इसका ट्रिक बताइए। अरे नालायक, इसका ट्रिक क्या होगा, सीधे गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। जो डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, बच्चों को भी उसकी भी लत लगे ट्रिक चाहिए, ट्रिक से कभी सिलेक्शन नहीं होगा, समय बचा देगा। और समय कभी कभी ऐसा फंसा भी देता है, ध्यान रखिएगा। तो जो छोटे छोटे सवाल है उसको तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है सर, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। इस सवाल को भी स्किप करेंगे, इसमें कुछ है नहीं, 2 पैसे का सवाल है, खटाखट आप लोग उड़ा लेंगे, आंसर बता देंगे। ठीक है साथी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा छोटा सवाल है हमारे पास, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। इसको भी आपके हवाले कर दें कि बता दें। सर ओजोन मतलब क्या सर, ओजोन O3। कभी कभी सवाल आपके एग्जाम में ऐसे पूछ देता है सर, जो ओजोन होता है उसका एटॉमिसिटी कितना होता है सर, जो ओजोन होती है बाबू, ओजोन, उसका एटॉमिसिटी, परमाणुकता, आपसे कभी कोई पूछ देता है कि ओजोन की एटॉमिसिटी कितनी होती, तो क्या बताएंगे सर, 3 होते, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल कह रहा है हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर एक वहां बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जो सर बात हो रही अक्रिय गैसों की, है ना, वो 18th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं आपके, कौन से सर, 18th ग्रुप के एलिमेंट। 18वें वर्ग के तत्व को क्या बोलते हैं बाबू, अक्रिय गैस बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, बहुत सारा नाम है सर। कौन कौन होता है सर, हीना, नीना और करीना के जीरोक्स रंगीन। ट्रिक याद रखिएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम के बाहरी कोष में साथी क्या होता है सर, हीलियम के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको छोड़ करके एक्सेप्ट हीलियम, है ना, सबके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बात साथी आप ध्यान रखिएगा। किसको छोड़ के सर, हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी होंगे सबके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए जो नोबल गैसेज होते हैं क्या होते हैं, ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। हाँ, इतने सक्षम होते हैं बाबू कि क्या करते हैं सर, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। और जब तक किसी को इलेक्ट्रॉन लेन देन नहीं करेंगे बाबू, तब तक कोई बॉन्डिंग बनती नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक क्लियर थे, एक बार सारे बच्चे हमारे बताते चलेंगे, हाँ सर यहाँ तक की बातें क्लियरली समझ में आ गई। लेट्स मूव, है ना। अगला सवाल, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई। सारे के सारे सवाल एएलपी ओरिजिनल प्रीवियस ईयर के, जस्ट नए नए सवाल है, एएलपी के सवाल हैं सारे, सारे असिस्टेंट लोगो पायलट सब ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर वाले हो तुम लोग। सर एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, बताएंगे। सर हमने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर। अभी कुछ सवाल हमारे अपने पास है, छोटे छोटे सवालों को जल्दी कर लेते हैं सर। सर V इक्वल टू आई आर, सर आर की बात कर, आर इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई होता है। हमसे रेजिस्टेंस बोला है, देखो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में बहुत अंतर होता है, 100 बार आपको बताया गया है ना। रेजिस्टेंस जो है आपका
कंडक्टर यानी चालक की लंबाई पर डिपेंड कर सकता है ना। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड कर सकता है। लेकिन जो प्रतिरोधकता होगा वो किस पर डिपेंड करेगा सर? वो उस मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर डिपेंड कर, ध्यान रखिएगा, है ना। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम हो जाती है, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर हो जाती है। ये सारी बेसिक बातें आपको बताई गई हैं, है ना। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? सर हमने पढ़ा है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इसको इक्वेशन 1 बनाते थे, याद अगर आ रहा हो तो। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, याद आ रहा है? तो यहां से बनता था आर इजक्वल टू रो एल बाई ए बनता था, और रेजिस्टिविटी जो रो है हमारा, रो इजक्वल टू आर ए अपॉन एल हो जाती है। सारी कहानी आपको पता है। ये रो आपका रेजिस्टिविटी है, आर क्या है? रेजिस्टेंस है। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है सर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है साथी? ये व्युत्क्रमानुपाती होता है सर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा तीसरा वाला, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होगा बाबू? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? बहुत छोटा सवाल है। एएलपी ओरिजिनल, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ बाबू, सारे के सारे सवाल जो है ओरिजिनल ही पूछे गए, आप ध्यान रखिएगा। सर जो ज्यादा रिएक्टिव, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं सर, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं बाबू, वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि उनको एयर में एक्सपोज करने के बाद क्या होती है? रिएक्शन करके आग लग जाती है। जैसे सोडियम पोटेशियम की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और इतने रिएक्टिव होते हैं कि खुले हवा में नहीं रख सकते। नॉर्मल एयर से टेम्परेचर करके रिएक्शन कर लेता है, नॉर्मल पानी से रिएक्शन करके। बाबा लोग पानी में आग लगाते हैं, क्या करते हैं सर? सोडियम को फेंक देते हैं। इसलिए इन तत्वों को हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जिससे रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है उसकी, उसमें रखने से, यानी उससे रिएक्शन नहीं कर पाता है। और रिएक्टिविटी सीरीज हमने आपको याद भी करवाया था, तरीका बताया था। कितने बच्चों को याद है? बता देंगे। करीना ने कार मांगा ऑल्टो जेन फेरारी, सुनो फिर भी क्यों मेरी सिल्वर ऑडी, है ना। ये सारी बातें हमने आपको पढ़ा रखा है, प्रैक्टिस पे चलना है साथी। यहाँ पर सर सोडियम ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका सिंबल होता है Na और एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसके बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। ये आपका थर्ड पीरियड से आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। किससे आता है सर? ये थर्ड पीरियड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आता है, और ये ग्रुप नंबर फर्स्ट से आता है, फर्स्ट ग्रुप से आता है, पहले वर्ग से आता है, जिसका नाम होता है अल्कली मेटल क्षारीय धातु। ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें आपको पता है। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए क्या करते हैं? अरे भगवान, एएलपी ओरिजिनल, पिछले बार जो एग्जाम हुआ, एएलपी ओरिजिनल। सर डिग्री सेल्सियस से अगर हमें केल्विन में बदलना है सर, तो क्या करेंगे सर? बताएंगे सर? सेल्सियस से केल्विन में बदलना है भैया, 273 को ऐड कर देंगे, 273 क्या कर देंगे बाबू? ऐड कर देंगे, केल्विन में निकल के आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी। आपको पता है बाबू क्रिप्टॉन का मतलब क्या सर? सर ये नोबल गैस 18वें ग्रुप से आता है, 18th ग्रुप से आता है, जीरो ग्रुप एलिमेंट से आता है, इनर्ट गैस से आता है ना, निष्क्रिय सक्रिय, बहुत सारा नाम है सर, वहां से आता है। और आपको ये बात पता है सर, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ी ना करने जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे सर? ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखेंगे सर। सर नोबल गैसें हैं तो बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। सर इस वाले में 8 नहीं, इसको हटा दो। इस वाले में 16, इसको भी हटा दो। सर दो ऑप्शन में हमारे पास 8 है, इसी में से कोई ना कोई सही होगा। और जो बच्चा केमिस्ट्री पढ़ा हुआ क्या कहेगा सर? ये सोचेगा सर पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर, दूसरे में 8 होगा, 18 नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा ऐसे ही सही हो जाएगा। बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आप लोग क्या कर सकते हैं सर? ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आइए दो क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं बाबू। धात्विक अम्लों के साथ अभिक्रिया उत्पन्न करके क्या उत्पन्न कर? अगर मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? लवण और क्लोरीन बनाता है, लवण और क्षार बनाता है, लवण हाइड्रोजन बनाता है, लवण और पानी बनाता है, क्या बनाता है सब? सुनिएगा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखिएगा। सर जो मेटल होती है, ध्यान सुनिएगा, सर जो मेटल होते हैं क्या करते हैं सर? ये जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं सर, सॉल्ट बनाते हैं, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ध्यान रखिएगा। सर मेटल की अगर हम बात करें, चलो एग्जांपल लेके देख लेते हैं सर। मेटल में हम जिंक को ले लेते हैं सर, इसका रिएक्शन किसी एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से करा लेते हैं सर, तो ये एक सॉल्ट बन जाएगा इस मेटल का, जिंक सल्फेट ZnSO4 बन जाएगा साथी, और साथ में देखो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है। आप जब ये बेसिक और स्टैंडर्ड इक्वेशन को याद रखेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिएक्शन कैसा भी है, बहुत आराम से आप इसको क्या कर सकते हैं साथी? बना सकते हैं। कब? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, स्टैंडर्ड इक्वेशन पूरा अच्छे से क्लियर हो।
है ना। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे सर, क्या एसिड जब हमारा मेटल के साथ रिएक्शन करा है बाबू तो क्या बन रहा है सर, एक सॉल्ट बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बाबू दिया है कहीं पे, ऑप्शन नंबर सर लवण और हाइड्रोजन, यानी कि सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं सर। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, धुलाई। तो आपको पता हो सर, क्लोरीन गैस जो है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में यूज करते हैं। जरा इसके बारे में खटाखट जान लेंगे बाबू। सर ब्लीचिंग पाउडर मतलब होता है सर CaOCl2। इसका नाम होता है केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। इसका यूज पानी के साफ सफाई में, पानी के, ये सब पूछा जाता है, पानी के साफ सफाई में होता है, डिसइंफेक्टिंग वाटर, है ना, पानी के साफ सफाई में। सर इसमें इसी को बनाने के लिए क्लोरीन का यूज करते हैं। कैसे बनाते हैं जरा समझ लो, खट से समझ लो सर। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल्ट, इसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। जब इसका रिएक्शन क्लोरीन से करवाते हैं बाबू तो क्या बन जाता है सर, हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण बोलते हैं हिंदी में, है ना। CaOCl2 प्लस क्या बन जाता है बाबू, H2O बन जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यही जो CaOCl2 बना सर क्या है हमारा, यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। इट्स लास्ट बट नॉट लिस्ट खत्म भैया, थैंक यू। खत्म हो गया भाई, अब क्या खत्म हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, डेली रात में 8 बजे लाइव आना है और बेहतरीन तरीके से रेलवे को भेजना है। और बिना साइंस के सिलेक्शन तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है रेलवे में, है ना। खासकर क्योंकि जो हमारे यूपी बिहार के बच्चे होते हैं ज़्यादा मात्रा में रेलवे का फॉर्म भरते हैं, इंग्लिश कमज़ोर होता है, तो यही पूरे एक ऑप्शन में होता है कि रेलवे कर लेते हैं। और रेलवे ने इतना मेहरबानी दिखा दिया आप पे कि लगातार वैकेंसी आपको दे रहा है, तो इससे चूकिएगा मत। 26 में कोई ना कोई रेलवे नौकरी लेकर के जाइएगा और मिठाई जरूर लाइएगा। चलिए साथी, वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे रात में 8 बजे सेकंड मैराथन के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।